गांव के किनारे दामोदर का बड़ा खेत फैला हुआ था। वो सुबह से शाम तक मिट्टी से जुड़ा रहता, हल चलाता और फसलों की देखभाल करता। घर पर उसकी जिंदगी का सहारा थी उसकी बेटी तारा। कुछ साल पहले उसकी पत्नी चल बसी थी। उसने दोबारा विवाह करने के बारे में कभी नहीं सोचा। बाबा, आज बहुत थक गए हो ना? देखो, तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी मिट्टी है। अरे बिटिया, ये मिट्टी तो हमारी असली दौलत है। थकान तो मिट जाती है, लेकिन ये खेत हमें जिंदगी देता है। फिर भी बाबा, कभी कभी लगता है ये खेत आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है। अरे नादान, खेत और तुम दोनों मेरे जीवन का हिस्सा हो। खेत से पेट भरता है और तुमसे दिल। समय बीतते बीतते तारा अब सयानी हो चुकी थी। दामोदर अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में जुटा हुआ था, पर तारा इस विचार से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से अपनी मन की बात कह डाली। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बिटिया, तेरे मन में क्या है? पिताजी, मुझे किसी से विवाह नहीं करना है। अरे बिटिया, ये कैसी बातें करती है तू? कितनी बार समझाया है मैंने, हर लड़की को एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। तो क्या ये घर मेरा नहीं है पिताजी? नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो बिटिया? ये सब तेरा ही तो है। पर रीति रिवाज कहते हैं कि बेटियों को विदा होकर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तो सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा ना, मुझे विवाह नहीं करना। अगर मैं चली गई तो आप अकेले रह जाओगे। आपके खाने पीने और खेतों का ध्यान कौन रखेगा? मैं आपको यूं अकेला छोड़ नहीं सकती। बिटिया, मैं तो कुछ सालों का मेहमान हूँ। आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद तू अकेली कैसे रह पाएगी? यही सोचकर मैं कहता हूँ कि समय रहते विवाह कर ले, तभी तेरा जीवन सुरक्षित होगा। इतना कहकर दामोदर उठ खड़ा हुआ और भारी कदमों से घर के भीतर चला गया। दिन पर दिन बीतते गए। एक दिन उसका दूर का रिश्तेदार अचानक घर आ पहुंचा। अरे दामोदर भाई, कैसे हो? खेत खलियान सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब भगवान की दया है। आओ भाई, बैठो। दामोदर भाई, मैं तेरे पास एक जरूरी बात लेकर आया हूँ। देख, तेरी तारा बड़ी हो गई है, ऐसे ही कब तक बैठाए रखेगा उसे? मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का शहर में नौकरी करता है, अच्छा घर बार है, पढ़ा लिखा है और परिवार भी नेक है। मुझे लगता है रिश्ता तारा के लिए बिल्कुल सही रहेगा। सच कह रहे हो भाई? मुझे तो बस यही चिंता है कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए वहाँ उसे किसी चीज की कमी ना हो। अरे दामोदर, मैं क्या तेरे भले की बात नहीं सोचूंगा? ये रिश्ता हाथ से मत जाने देना, वरना बाद में पछताएगा। ठीक है भाई, जैसा तुम कहते हो, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। तारा की भलाई में ही मेरी खुशी है। कुछ ही दिनों बाद लड़के वाले तारा को देखने के लिए गांव पहुंचे। वाह दामोदर जी, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर और संस्कारी लग रही है। हमें तो बहुत पसंद आई। भगवान की कृपा है बहन जी। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बिटिया अच्छे घर जाए और सुखी रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद लड़के की माँ असली मुद्दे पर आई। दामोदर जी, आजकल शहर में रहना आसान नहीं होता। लड़का नौकरी करता है, पर जमाने की रिवाज भी तो देखना पड़ता है। हमारी कुछ उम्मीदें हैं। बिना दहेज के ये रिश्ता पक्का करना हमारे लिए मुश्किल होगा। कितना दहेज चाहते हो बहन जी? बस इतना कि शादी इज्जतदार ढंग से हो। 20 तोला सोना और 50,000 नकदी की व्यवस्था कर दो। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। दामोदर जानता था कि इतनी बड़ी मांग पूरी करना आसान नहीं है, लेकिन तारा की शादी और उसका भविष्य सोचकर उसने भारी मन से हामी भर दी। ठीक है बहन जी, जो आपकी मांग है मैं मानता हूँ। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं सब करूँगा। तारा ये सब सुन नहीं पाई, लेकिन दामोदर ने मन ही मन निश्चय कर लिया, चाहे जैसे भी हो, तारा का विवाह इसी घर में करेगा। पिताजी, आपने मेरी शादी के लिए दहेज देने की बात क्यों मान ली? बिटिया, तू गलत समझ रही है। ये सब तेरे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ मैं। भला? क्या मेरा भला करने का मतलब आपकी सारी मेहनत की कमाई किसी और के हवाले कर देना है? पिताजी, दहेज तो एक बुराई है और आप खुद उसमें फंस गए। बिटिया, मैं जानता हूँ दहेज गलत है, पर जमाने का यही रिवाज है। अगर मैंने मना कर दिया तो ये रिश्ता टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तेरा भविष्य अधूरा रह जाए। भविष्य?
पिताजी, ऐसा भविष्य किस काम का जो लालच और सौदेबाजी पर टिका हो। आप कहते थे कि मैं आपकी जान हूँ, तो फिर मेरी खुशी पूछे बिना आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तारा के दिल में गुस्सा तो था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता का चेहरा देखा, उसकी सारी नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगी। दामोदर की आंखों में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यही मेरे भले में है, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। सच कह रही हो बिटिया, तू मेरी बात मानेगी? हाँ पिताजी, मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए आपकी इज्जत और खुशी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते से मैं सुरक्षित रहूंगी, तो मैं तैयार हूँ। बिटिया तू सचमुच बड़े दिल वाली है। भगवान तुझे सदा सुखी रखे। आखिरकार दामोदर ने अपनी जान से प्यारी बेटी तारा का विवाह धूमधाम से यश के साथ कर दिया। यश शहर में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद वो अक्सर महीनों तक घर से बाहर ही रहता। तारा अकेली अपने ससुराल में रह जाती। वहां उसकी सास कमला और ननद नेहा दोनों ही घमंडी स्वभाव की थी। हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? सब्जी में नमक जरा भी ठीक नहीं है। इतना भी नहीं आता तुझे? और ये रोटियां देखो माँ, इतनी मोटी है कि जैसे किसी को हथियार मारना हो। शहर की बहुओं की तरह नजाकत और सलीका तो है ही नहीं इसमें। माँ जी, दीदी, मैंने पूरी कोशिश की थी। कल से और ज्यादा ध्यान रखूंगी। बस हर बार यही कहती है। कोशिश से पेट नहीं भरता। बहू को घर में लाए हैं काम काज सीखने के लिए या हमें भूखा मारने के लिए? तारा चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन वो अपने पिता की इज्जत और पति के प्यार के लिए सब सहने लगी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। तारा अपनी पूरी कोशिश करती कि सबको अच्छा भोजन मिले, लेकिन उसकी सास कमला और ननद नेहा को कभी संतोष नहीं होता। हे भगवान, ये कैसा बेस्वाद खाना बना है। इसे देखकर ही मेरा मन भर गया। माँ जी, आखिर खाने में क्या कमी है? अरे, एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी लड़ाती है। बहू होकर तो मुझसे सवाल करती है। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है। मैं तो बस पूछ रही थी कि कहाँ कमी रह गई। भाभी, माँ से बहस करने की आदत मत डालो। अच्छा यही होगा कि आगे से खाना ठीक से बनाना। तारा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन की बात है, कमला तारा के कमरे में आई और बोली, ला बहू, तेरे पास जितने भी गहने हैं सब मुझे दे दे। माँ जी, पर वो गहने तो मेरे हैं। आप इन गहनों का क्या करोगी? हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी तूने मुझे? अरे, तू तो हर बात में मुझसे बहस करने लगी। नहीं माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही थी। मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ, ठीक है, मैंने कहा ना, वो चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे। मैं इस घर की बड़ी हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये गहने मेरे पास रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, समझी? तारा कुछ पल तक चुप रही। उसके दिल में कसक थी, लेकिन पिता की इज्जत और पति के मान के लिए उसने विरोध नहीं किया। ठीक है माँ जी, आप गहने रख लीजिए। इतना कहकर तारा ने अपने सारे गहने उतार दिए और कमला के हाथों में रख दिए। दिन बीतते गए। कमला और नेहा का तारा के प्रति रवैया जरा भी नहीं बदला। वे दोनों सारा दिन हुक्म चला। बहू, पहले आंगन में झाड़ू लगा, फिर कुएं से पानी भर ला। भाभी, मेरे कपड़े धोकर प्रेस कर देना। और हाँ, मेरी चप्पल भी साफ कर देना। घर का सारा काम तारा के सिर पर डाल दिया गया। कमला और नेहा कभी उसकी किसी काम में मदद नहीं करती थीं। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। यश को अगर बताऊं कि माँ और नेहा मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है, तो कहीं इसके मन में अपनी माँ और बहन के लिए कटुता न आ जाए। एक बेटे को उसकी माँ और बहन के खिलाफ भड़काना भी सही नहीं होगा। इसी सोच के कारण तारा ने कभी भी अपनी तकलीफ यश से साझा नहीं की। वो हर दिन इन छोटी मोटी समस्याओं को अपनी किस्मत मानकर सहन कर लेती, पर उसके पीछे छुपी सहनशीलता की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। तुझे पता है, हमारी पड़ोसन कितनी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की। कितना दहेज लेकर आई है और कितनी अच्छी तरह संभालती है सब कुछ। और हमारी तारा को देखो, हमारे बेटे को उसने इतने कम में निपटा दिया। हमारे बेटे के लिए तो और ज्यादा दहेज बनता था। अरे माँ, तो आप और मांग लो ना। अब भला कैसे मांगू? वो तो सब हो गया। माँ,
तुम भाभी को बोल दो कि वह अपने पिताजी से कुछ रुपए लेकर आए। वैसे भी भाभी अपने पिता की इकलौती संतान है। जो भी उसकी जमीन जायदाद है वह सब भाभी की ही हुई। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। यही सबसे आसान तरीका है। कमला और नेहा की योजना बन चुकी थी। तारा के लिए अब मुश्किल समय आने वाला था, एक ऐसा समय जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहू, हमें और दहेज चाहिए। तेरे पिताजी ने जो पहले दिया वह बहुत कम था। माँ जी, आपने मेरे पिताजी से जितना कहा उन्होंने उससे भी ज्यादा दे दिया। दहेज की वजह से उन्होंने अपने आधे से ज्यादा खेत भी बेच दी। उसके पास अब और पैसे कहाँ से आएंगे? जितना जमा पूंजी थी उन्होंने वो भी दे दी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और चाहिए। इस बारे में तू अपने पिताजी से जाकर बात कर। मैं अपने पिताजी से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। आप चाहे कितना भी जोर डाल ले, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कमला अचानक तारा पर टूट पड़ी, लेकिन वो चुपचाप अपने दर्द को सह रही थी। दिन बीतते गए, पर कमला और नेहा का तारा पर अत्याचार कम नहीं हुआ। बहू सुन ले, अपने पिताजी से पैसे लेकर आ और जितना मांग रही है उतना ही ला कर दे। माँ जी, मैंने पहले भी कहा था मैं अपने पिताजी से पैसे नहीं मांग रही। आज तू फिर मुझसे बहस कर रही है। मैं तुझे बता देती हूँ कि तू आज कितनी गलती कर रही है। कमला गुस्से में तारा पर टूट पड़ी। तारा ने दर्द सहते हुए भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। माँ जी, मैं अपने पिता से पैसे नहीं लाऊंगी। मुझे मारकर आप कुछ नहीं पा सकती। तो ठीक है, जितने रुपए मैंने कहे हैं, जब तक तुम नहीं लाती तब तक तू इस घर में वापस नहीं आएगी। अभी की अभी निकल जा मेरे घर से। माँ जी, भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन कमला और नेहा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तारा को घर से बाहर निकाल दिया गया। वो धीरे धीरे अपने पिता दामोदर के पास चली गई। पिताजी, माँ जी और नेहा ने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा जब तक मैं अपने पिता से पैसे लेकर नहीं आऊंगी वो मुझे घर नहीं घुसने देंगे। कोई बात नहीं बेटी, तू डर मत। मैं तुझे कुछ रुपए दे देता हूँ। कम से कम इससे तेरा घर तो बर्बाद नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। ये सब गलत है। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बिटिया, मैं जानता हूँ ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन थोड़े पैसे से कम तेरी तकलीफ तो कम होगी। पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह मेरे लिए अपने पैसों की चिंता करें। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से जाकर बात करता हूँ। शायद मेरी बात सुनकर वह समझ जाए और तुझे परेशान करना बंद कर दे। तारा ने सिर हिलाया। उसके दिल में थोड़ी राहत थी। उसके बाद दामोदर तारा के ससुराल गया। देखो कमला, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी तारा के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अरे दामोदर, तुम क्यों मेरी बात सुनते हो? पैसे दो, तभी सब ठीक रहेगा। ठीक है, मैं अपना खेत बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बारे में तारा को कभी पता नहीं चलना चाहिए और दोबारा कभी उस पर हाथ मत उठाना। ठीक है, अगर तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। दामोदर ने ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस की। उसके मन में विश्वास आया कि कम से कम अब तारा की परेशानियां कम होंगी। तब उसने घर आकर तारा को समझाया। बिटिया, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात कर ली है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वे आगे से तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। पिताजी, सच में अब सब ठीक हो जाएगा? हाँ बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। अब तू वापस अपने ससुराल जा सकती है। तारा ने अपने पिता की बातों पर पूरा विश्वास किया और हल्की मुस्कान के साथ अपने ससुराल लौट गई। कुछ समय की शांति के बाद कमला ने फिर से अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तारा, ये क्या किया? इतना आसान काम भी तू ठीक से नहीं कर सकती। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी। अगली बार ध्यान रखूंगी। पूरी कोशिश, हर बार यही बहाना। घर का काम भी ठीक से नहीं कर सकती। कम से कम माँ पैसों की मांग तो नहीं कर रही। लेकिन तारा के मन में अब भी डर और चिंता थी। कई बार तारा का मन करता कि वो अपने पिता से मिलने चली जाए, लेकिन जैसे ही वो इस बात का जिक्र करती, कमला तुरंत उसे डांट देती। माँ जी, मुझे अपने पिता से मिलने जाना है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मैं बस उनका हाल चाल पूछना चाहती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहो और काम करो। माँ जी, मेरे पिताजी अकेले रहते हैं। मेरा इतना अधिकार तो बनता है
कि मैं एक बार उनसे मिल लूं। तू कहीं नहीं जाएगी, अगर गई तो इस घर में फिर कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। कुछ महीने बीत गए। तारा का धैर्य अब चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अब और नहीं, मैंने बहुत समय तक सब कुछ सहा। आज मैं अपने पिताजी से मिलकर ही आऊंगी, चाहे कुछ भी हो। आज मैं उनसे मिलकर उनका हाल चाल पूछूंगी। तारा कमला के पास गई और कहने लगी, मुझे अपने पिता से मिलना है, कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। तू कहीं भी नहीं जाएगी, अगर तू गई तो इस घर में तुझे कभी वापस नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ जी, पर मुझे अपने पिता से मिलना ही होगा, इसलिए मैं आज जरूर उनसे मिलने जाऊंगी। कमला तारा को रोकती रही, लेकिन तारा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो अपने पिता के घर निकल पड़ती है। तारा अपने पिता के घर पहुंचती है तो उसे अंदर कोई और व्यक्ति दिखाई देता है। आप लोग कौन है? मेरे घर में आप लोग क्या कर रहे? अभी यह हमारा घर है। हमने कुछ महीने पहले ही इसे दामोदर नाम के एक व्यक्ति से खरीदा है। तारा के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर के बाहर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो लगातार रो रही थी। आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ चले गए? तारा की हालत देखकर उसका पड़ोसी पास आया। बेटी, कुछ समय पहले तुम्हारी सास दामोदर के पास आई थी। वह बार बार पैसों की मांग कर रही थी। उसने दामोदर को धमकी दी थी कि अगर उसे पैसे नहीं देगा तो वह तुझे घर से बाहर निकाल देगा। उसी डर और मजबूरी से दामोदर ने अपना घर बेच दिया। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि इस समय मेरे पिता कहाँ हैं? बेटी, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। तारा की आंखों में आंसू और गहरी उदासी भर गई। उसके दिल पर गहरा झटका पड़ा। उसकी सारी हिम्मत और खुशी जैसे हवा में उड़ गई हो। पिता, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। कुछ देर रोने के बाद तारा अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। उसके मन में गुस्सा, दुख और निराशा सभी थे। वो दरवाजे पर पहुंची और कमला का सामना किया। निकल गई तुम्हारे मन की भड़ास, मिल गई तुम्हें पैसे, अब तो खुश हो गई ना तू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। तुझे अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना होगा। और रही बात मेरी, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर। कसम खाती हूँ इस घर में मरते दम तक कदम नहीं रखूंगी। इतना बोलकर तारा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद यश वापस घर आता है और वो देखता है कि तारा घर पर नहीं है। माँ जी, आज सब लोग इतने उदास क्यों है? और तारा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तारा यह घर छोड़कर चलेगी। तेरे जाने के बाद उसने हम पर बहुत जुल्म किए। वह मुझे और तेरी बहन को घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन शुक्र है तुम्हारे चाचा जी का, जो समय पर आ गए। उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को बुलाया और तारा को उसके साथ ही भेज दिया। परंतु यश को उन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वो तारा के घर जाने का निर्णय लेता है और वहां जाकर देखता है कि अब वहां पर कोई और रहने लगा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो उनके पड़ोसी से पूछता है, चाचा जी, तारा और पिताजी कहाँ पर है? और ये लोग कौन है जो उनके घर में घुसे हैं? पड़ोसी यश को सारी बात बता देता है। जब यश ये सब बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके पीछे से तारा के साथ इतना सब हो गया और उसे कुछ पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ यश को अपनी मां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो अपने घर जाता है और कमला से कहता है, माँ, आपने जो कुछ भी तारा के साथ किया वह बहुत ही गलत किया है। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा और आज के बाद मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगा। बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है मेरा जो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा? परंतु इस बार यश उसे क्षमा नहीं करता और अपना घर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद यश तारा को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि तारा वहीं पास के गांव में रहती है। तब वो तारा के पास जाता। तारा, मेरे साथ चलो। तुम बिना मेरा इंतजार किए घर छोड़कर कैसे आ गई? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लेती। तुम्हारा इंतजार कर लेती, लेकिन कब तक? तुम्हें पता है
तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कितने जुल्म हुए। तुम्हारी माँ ने पैसों के लालच में मेरे पिता को खत्म कर दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तारा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। इसलिए मैं भी वो घर हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं भी अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें शहर में अपने पास ही रखूंगा। तारा ये सब बात सुनती है तो वो यश के साथ चलने को तैयार हो जाती है।